हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपने टॉपिक रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा था फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। उसमें हमारी ऑलरेडी 4 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। उसकी हमारी लास्ट यूनिट है और इसको हम 2 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं, क्योंकि इसमें हमारे कई सारे टॉपिक्स हैं। अगर एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा बहुत ज़्यादा लेंदी हो सकती है वीडियो, इसीलिए इसको हम थोड़ा सा 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। बाकी इसके जो पेंडिंग टॉपिक्स होंगे उसको हम पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। फिर हमारे जो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस होगा, पूरी यूनिट 5 हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। बाकी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए टाइमिंग वगैरह हर टॉपिक पे रहेगी, ठीक है। जो भी आप लोग को टॉपिक देखना होगा आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका सिलेबस देखें कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले हम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में कवर करेंगे। फिर रेडियो एक्टिविटी क्या होती है इसके बारे में कवर करेंगे। फिर मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटीज़ एंड प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा बीटा गामा रेडिएशन, इनके बारे में हम कवर करेंगे। तो अब इसके ऊपर मतलब कि इस यूनिट्स में से क्वेश्चन कैसे अराइज होते हैं एग्जाम्स में। तो जैसे कि आप लोगों को पूरा रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में डिटेल्स में लिखने को आ सकता है, यानी कि 10 मार्क्स में। या फिर हमारा एक क्वेश्चन ऐसे ही बन के आ सकता है, डिफाइन द मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। मतलब कि इसमें हमारे कौन कौन से मेजरमेंट हैं, हम अपने रेडियो एक्टिविटी को कौन कौन से मैथड से मेजर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें मैंशन करनी होंगी। बाकी ऐसे भी बन के आ सकता है प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस के बारे में, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे इसमें से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। बाकी इसमें हमारे जो पेंडिंग टॉपिक्स होंगे, हाफ लाइफ, रेडियो आइसोटोप्स वगैरह, इन सबको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम यहाँ तक कवर करेंगे इतने सारे टॉपिक्स को। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि रेडियो फार्मास्यूटिकल्स से हमारे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन अराइज होते हैं, फिर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी आप लोगों को मिस नहीं करना है, एंड तक वीडियो को देखिएगा। बाकी अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है इस सब्जेक्ट या फिर बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के जितने हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप लोगों ने वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो सभी की प्लेलिस्ट की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप जो भी सब्जेक्ट की वीडियोज़ देखना चाहते हैं वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इसकी नोट्स वगैरह अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप लोग हर सब्जेक्ट के सभी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सभी नोट्स हमारी जो है वो सारी अपलोडेड है। और इस सब्जेक्ट के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें अपने टॉपिक रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में, तो जो रेडियो फार्मास्यूटिकल वर्ड है ना, यहाँ से आप लोग समझिए, ये हमारे 2 वर्ड से बना होता है। पहला हमारा यहाँ पे आ जाता है रेडियो, सेकंड आ जाता है हमारा यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स, यानी कि रेडियो प्लस फार्मास्यूटिकल्स। तो जैसे कि यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स का वर्ड अगर आप लोग समझ रहे हो, तो ये हमारा ऐसा सब्सटेंस या फिर ऐसा वर्ड होता है जो कि हमारे फार्मेसी में हमारे यूज़ होता है या फिर हमारे हेल्प करता है। यानी कि सिंपल सा फंडा है कि हमारे मतलब कि फार्मास्यूटिकल्स ऐसे सब्सटेंस है जो कि हमारे फार्मेसी में या फिर मेडिकल फील्ड में हमारे ये काम आ रहे हैं। अब रेडियो का क्या मतलब होता है? रेडियो का मतलब होता है रेडियो एक्टिव, यानी कि ये हमारे एक तरीके के सब्सटेंस होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। तो अगर पूरा कंक्लूजन देखें तो हमारे कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे मेडिकल फील्ड में या फिर फार्मेसी फील्ड में हमारे ये काम आते हैं, और इन्हीं के बारे में हमको कंप्लीट स्टडी करना है, इसीलिए इसको हम क्या देते हैं, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। अब ये हमारे फार्मेसी में काम आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स वर्ड ऐड है। तो अब जैसे कि डिटेल्स में अगर आप लोग जब आगे पढ़ेंगे तो आप लोग को सारी कंप्लीट कहानी समझ में आ जाएगी, लेकिन अब अभी के लिए यहाँ पे ये समझिए कि हमारी बॉडी में काम आ रहे हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मान लो जैसे कि एक्सरेज है, ठीक है। अब बहुत लोग होंगे जिन्होंने मतलब कई बार एक्सरे वगैरह कराया होगा या फिर कभी चोट वगैरह लगी हो। तो जैसे कि एक्सरे वगैरह होता है जो हाथ वगैरह में या फिर चेस्ट वगैरह के लिए होता है, जिसमें चेक किया जाता है कि हमारी कोई जो हड्डी है वो टूटी तो नहीं है। बहुत केसेस में ऐसा होता है कि एक्सरे किए जाते हैं, तो ये चीज़ आप लोग को पता होगी। तो ये हमारी डिटेक्ट करता है कि जैसे हमारी कोई भी बोन है वो उसमें कहीं भी मतलब कि टूटी तो नहीं है। तो यही जो एक्सरेज है ये हमारे एक तरीके से रेडियो फार्मास्यूटिकल्स कहलाए जाते हैं, क्योंकि हमारे एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की तरह है, क्योंकि हम ये हमारे बेसिकली बॉडी में क्या कर रहे हैं, बॉडी में ये डायग्नोसिस का काम कर रहे हैं। जैसे कि हड्डी वगैरह चेक करने में काम आ रहा है कि हमारी टूटी तो नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ में हमारी ये एक्सरेज काम आते हैं, और एक तरीके से इसको हम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स भी कहते हैं। तो यही हमारे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनके बारे में हम बेसिकली इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब थोड़ा इसमें डीपली जानते हैं कि एक्चुअल में हमारे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होते क्या हैं। अब जैसे कि आप लोग एलिमेंट्स तो जानते ही होंगे,
एलिमेंट्स जैसे कि हमारे नॉर्मल हाइड्रोजन हो गए, हीलियम हो गए, कार्बन जैसे कि नाइट्रोजन वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे जो हैं ये हमारे एलिमेंट्स कहलाते हैं। और जो बड़े-बड़े से कंपाउंड वगैरह बने होते हैं वो किससे बने होते हैं? इन्हीं एलिमेंट्स से मिला के हमारे बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं। यही सारे एलिमेंट्स हैं जो हमारे आस-पड़ोस में फैले हुए होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन के यहाँ पे हम 2 मोल ले लेते हैं, ऑक्सीजन का 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा H2O बन जाता है, यानी कि हमारा यहाँ पे वाटर फॉर्म हो जाता है। तो ये हमारा H2O कंपाउंड बन जाता है। तो ये नॉर्मल सा क्या हो गया? पानी हो गया। मतलब कि तो ये एक तरीके से क्या हो गया? हमारे नॉर्मल एटम या फिर इनको हम एलिमेंट बोल देते हैं। तो सिंपल सा फंडा है कि इन्हीं से मिलके हमारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। तो अब जैसे कि हमारे ये जो एटम या फिर जो एलिमेंट्स है, हर एक एलिमेंट का हमारा क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि जिस भी नंबर पे हमारे वो प्रेजेंट होते हैं उसका वो क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमारा कार्बन ले लीजिए, जो उसकी एक आइडेंटिटी होती है, यानी कि एक एलिमेंट की पहचान होती है। अब जैसे कि हमारा 6 नंबर पे क्या होता है? कार्बन होता है, 8 नंबर पे हमारा ऑक्सीजन होता है। इस तरीके से इसके हम क्या कह सकते हैं? इसका हम एटॉमिक नंबर या फिर एटम्स का नंबर कह सकते हैं कि उस नंबर पे हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है। अब हर एलिमेंट्स के पास एक चीज़ होती है जो कि कहते हैं एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास जो होता है, जैसे कि उसका हर एक एलिमेंट का एक वजन होता है ना, वेट होता है। अब ये जो एटॉमिक मास होता है, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है? किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है। जैसे कि आप लोगों ने सेल के बारे में तो स्टडी की ही होगी, तो सेल में भी एक हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से जो हमारे ये एटम्स या फिर एलिमेंट होते हैं, इनके अंदर भी हमारा एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और इनके अंदर हमारे जो न्यूक्लियस है, इनके अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं कुछ प्रोटॉन्स, ठीक है, जो हमारे पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, और कुछ हमारे भरे होते हैं न्यूट्रॉन्स, यानी कि इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये हमारे होते हैं एकदम न्यूट्रल। और कुछ हमारे हो जाते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हमारे ये नेगेटिव चार्ज वाले हो जाते हैं। तो 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स नो चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। अब जैसे कि हमारा जो कार्बन है, ठीक है, अब इसका जो मतलब कि एक्चुअल अमाउंट है, यानी कि एक्चुअल जो वेट होता है इसका है 12, यानी कि इसका ये जो 12 है ये इसका एटॉमिक मास है, और इसका जो 6 है ये इसका एटॉमिक नंबर है, यानी कि हमारे 6 नंबर पे हमारा प्रेजेंट होता है तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाता है, और ये हमारा हो जाता है 12 इसका एटॉमिक मास। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कार्बन है ये हमारा एक तरीके से स्टेबल कंपाउंड है, यानी इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। पर कई केस में होता है कि इनका एटॉमिक मास बढ़ जाता है। अब जैसे कि बहुत लोग होते हैं ज़्यादा खाना खाएंगे तो उनका वेट बढ़ जाएगा, तो उसी हिसाब से इनका एटॉमिक मास होता है जो ही कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जैसे कि किसी भी एलिमेंट का अगर जब एटॉमिक मास बढ़ जाता है तो वो हमारे हो जाते हैं अनस्टेबल, और इसी को हम यहाँ पे बोल देते हैं रेडियो एक्टिव। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझो इन सारी चीज़ों का फंडा। जैसे मान लो कोई भी इंसान है, ठीक है, तो अब जैसे कि नॉर्मल सी बात है, अगर उसको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, फिर वो कहीं बाहर गया है तो उसने बहुत बहुत ज़्यादा ही खाना खा लिया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खाना खा लिया। जैसे उसकी डाइट कितनी है? 5 रोटी, और उस टाइम पे उसने खा लिया 6 से 7 रोटी, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मल डाइट इंसान की 5 है, लेकिन उसने ज़्यादा कंज्यूम कर लिया, यानी कि ज़्यादा फूड कंज्यूम किया अपनी बॉडी में, तो यहाँ पे क्या होगा? एकदम गले तक इंसान के खाना भर गया, ठीक है। अब उसके ना एकदम उलझन सी मचने लगी कि इतना ज़्यादा खाना हो गया है कि उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से होने लगी, वो अनकम्फर्टेबल फील करने लगा। तो उस केस में जैसे कि कोई भी हो तो वो यही चाहेगा कि कैसे भी करके जो खाना ज़्यादा हो गया है वो हमारी बॉडी से निकल जाए, या तो फिर वो वॉमिटिंग वगैरह उसको होने लगेंगी, या फिर उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, तो वो एकदम अनकंफर्टेबल फील करता है। क्योंकि जो नॉर्मल डाइट है 5, तो उसने नॉर्मल डाइट से ज़्यादा खा लिया ना, तो यहाँ पे क्या हो गया? उसको दिक्कत होने लगी। तो इस टाइप से हम ये बोल सकते हैं, मान लो जैसे जिसकी कोई भी नॉर्मल डाइट है, किसी भी इंसान की अगर नॉर्मल डाइट 5 रोटी है तो उसने 5 रोटी खाई तो वो हमारा रहेगा स्टेबल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर 5 से ज़्यादा हो जाती है रोटी, या 6 से 7 हो जाती है, तो वो हो जाता है अनस्टेबल, ठीक है। क्योंकि उतना उसको खाना नहीं है, लेकिन उसने फिर भी उसको बहुत अच्छा लगा तो उसने खा लिया, तो वो अनकंफर्टेबल फील करने लगा, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी ना, तो इसीलिए यहाँ पे ये हो जाती है अनस्टेबल। इस अनस्टेबल कंडीशन में यहाँ पे आप लोग क्या करते हो कि यहाँ पे चाहते हो कि आपका जो खाना है या तो पेट में एकदम से अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, या फिर वो एग्जिट हो जाए किसी भी तरीके से हमारी बॉडी से। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स के साथ होता है। मान लीजिए जब जैसे हमारा ये कार्बन एलिमेंट है, तो अगर इसकी यहाँ पे जो एटॉमिक मास है ये किसी भी वजह से यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, मतलब कि न्यूट्रॉन्स की संख्या जो होती है इसमें बढ़ जाती है, तो ये हमारा जो एलिमेंट है वो हमारा हो जाता है यहाँ पे अनस्टेबल। जब ये हमारे एलिमेंट्स अनस्टेबल हो जाते हैं तो ये अपने अंदर से रेडिएशन को एमिट करते हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट में उसके अंदर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन भर गया था तो उसको ये क्या करता है? एमिट करता है, यानी कि बाहर निकालता है।
और ये जो मतलब बाहर निकाल देता है तो उस वाली कंडीशन को हम यहाँ पे एमिशन बोल देते हैं, एमिशन या फिर एमिटेड बोल देते हैं। यानी कि ये हमारा जब मतलब कि इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या जब बढ़ जाएगी तो ये हमारा क्या करता है, ये हमारा अनस्टेबल हो जाता है, कोई भी एलिमेंट मतलब कार्बन का एलिमेंट, तो ये इसको क्या करता है, एमिट कर देता है, यानी कि एमिशन के थ्रू इसको बाहर निकाल देता है। तो इस फंडे को यहाँ पे हम बोल देते हैं एमिशन, और इस पूरे प्रोसेस को बोल देते हैं यहाँ पे हम रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिव हमारी ऐसी चीज़ है जिसमें कि मतलब कि मान लीजिए कोई भी हमारा एलिमेंट है, उसमें इसका जो एटॉमिक मास है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो एटॉमिक मास है उसमें हमारी जो न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन जो प्रेजेंट होते हैं उसकी संख्या बढ़ जाती है, तो वो हमारे हो जाते हैं अनस्टेबल। तो ये अपने को मतलब कि बैलेंस करने के लिए, मतलब कि अपने अंदर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की संख्या को बैलेंस करने के लिए ये हमारे क्या करते हैं, एमिशन करते हैं, यानी कि एमिट करते हैं रेडिएशन को। कि जैसे अगर इसकी संख्या बढ़ गई है, ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन यहाँ पे बढ़ गया है, तो ये उसको मतलब कि ये तो हो जाएगा हमारा फिर अनस्टेबल। तो ये खुद को स्टेबल बनाने के लिए ये हमारा क्या करता है, रेस को एमिट करता है, यानी कि जो यहाँ पे जो रेडिएशन उसको हम क्या बोलेंगे, रेस भी बोलते हैं। तो अपने अंदर से रेस को यहाँ पे एमिट करता है जिससे कि ये जो एलिमेंट है खुद को स्टेबल बना सके, यानी कि अपने अंदर से ये रेज या फिर रेडिएशन को एमिट करता है, अपने अंदर से बाहर निकालता है जिससे कि ये खुद को स्टेबल बना पाए। और उन्हीं रेज या फिर रेडिएशन को हम यहाँ पे अल्फा बीटा गामा बोल देते हैं, जो हमारी अल्फा बीटा गामा रेज होती हैं। इसको हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। तो इस कंप्लीट फंडे को हम रेडियो एक्टिविटी बोल देते हैं, और ये जो हमारे सब्सटेंस है इनको हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोल देते हैं। और अगर यही जो हमारे एलिमेंट्स या फिर जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जब ये हमारी फार्मेसी या फिर मेडिकल फील्ड में काम आते हैं तो इन्हीं को हम यहाँ पे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स बोल देते हैं। बाकी इनको थोड़ा सा डीप में समझा जाए तो जो कार्बन है इसका जो एटॉमिक मास है ये हमारे डिपेंड करता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की संख्या पे। इसमें मान लो कार्बन का उठा ले तो इसका जो कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है ये 6 होता है, लेकिन इसका जो एटॉमिक मास होता है ये हमारा होता है 12। तो अब मान लो इसमें हमारे ये 6 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, इसमें कार्बन में, और 6 हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इन दोनों को आपस में पॉजिटिव नेगेटिव ये हमारा हो जाता है न्यूट्रल, तो इस पर हमारा कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये इसके हमारे एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है, यानी कि जो हमारा ये 12 है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके जो एटॉमिक मास है, नॉर्मल एटॉमिक मास जिसका होना चाहिए वो 12 है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे जो कार्बन है यहाँ पे इसका, जैसे ये तो हमारा नॉर्मल वाला है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन है इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, लेकिन इसका जो एटॉमिक मास है ये हमारा 14 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे 6 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, तो ये हमारा कंपाउंड हो जाता है यहाँ पे अनस्टेबल, ठीक है। तो ये हमारा क्या करता है, रेस को एमिट करता है जिससे कि ये जो अनस्टेबल हुआ है जिसकी वजह से ये खुद को स्टेबल बना सके। ये हो जाता है यहाँ पे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स या फिर रेडिएशन का फंडा यहाँ पे क्लियर हो जाता है, मतलब कि जो हमारी जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है इनके बारे में ही हर चीज़ इसमें डिस्कस की गई है। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में। तो दीज आर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड थेराप्यूटिकली फॉर ट्रीटमेंट एंड डायग्नोस, यानी कि हमारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो कि हमारे ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस में हमारे हेल्प करते हैं। अब एग्जांपल पे देखें तो जैसे कि हमारे एक्सरे होते हैं, तो जो हमारी एक्सरेज होती हैं ये हमारे टिश्यू, बॉडी में जो टिश्यू मसल वगैरह होती हैं उन सबको क्रॉस कर जाती हैं, लेकिन जो बोन्स होती हैं उनको क्रॉस नहीं करती हैं, जिसकी वजह से हमारी यहाँ पे एक्सरे में इमेज बन के हमको दिखने लगती है, यानी कि जो बोन होती है उसकी इमेज हमको दिख जाती है। बाकी हमारे सेल ग्रोथ वगैरह में भी हमारे हेल्प करते हैं। बाकी जैसे कि बोन्स वगैरह इंजर्ड हो जाती हैं, फिर फ्रैक्चर हो जाती हैं, उसको भी डायग्नोस या फिर आइडेंटिफाई करने में हमारी एक्सरेज काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब यहाँ पे हमारी एक चीज़ आती है जैसे कि रेडियोथेरेपी, यानी कि जैसे किसी भी इंसान को जब कैंसर होता है तो यहाँ पे जो रेडियोथेरेपी होती है उसका यूज़ होता है। ये जो रेडियोथेरेपी है, जैसे कि किसी भी बंदे को अगर कैंसर है तो उसके जो एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ हो जाती है तो उसको मारने के लिए, यानी कि जो एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ है उसको ख़त्म करने के लिए, मारने के लिए ये हमारे रेडियोथेरेपी यूज़ की जाती है, जिसमें जो रेडिएशन होते हैं, यानी कि जो रेडिएशंस हैं ये हमारे क्या करते हैं, इंजरी को डिटेक्ट करते हैं और एबनॉर्मल सेल्स को यहाँ पे मार देते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा डेंजरस होता है क्योंकि हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट है। अब वो चुन चुन के तो मारेगा नहीं कि मतलब कि अगर एबनॉर्मल सेल्स हैं तो उनको ही ढूंढ ढूंढ के मारे, वहाँ पे हमारे बहुत सारे अच्छे सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे डैमेज हो जाते हैं इनके चक्कर में। तो इसीलिए हमारी रेडियोथेरेपी जो होती है वो थोड़ा सा नुकसानदायक भी होती है। तो ये भी काम हमारे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का होता है। तो ये हो जाता है हमारे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में, ये हो जाता है इसका एग्जाम्पल। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में। तो ये जो रेडियो एक्टिविटी है ये हमारे ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें जो हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं इनको हम रेडियो आइसोटोप्स के नेम से भी जानते हैं। तो ये हमारे जैसे कि जो अनस्टेबल हो जाते हैं, ये अपने आप से क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन या फिर डिके, यानी कि इसको हम डिकम्पोजिशन या फिर डिके को हम एमिशन भी बोल देते हैं।
यानी कि ये खुद को क्या करते हैं, डिके या फिर डिकम्पोजिशन, यानी कि डिके मतलब होता है घटाना, डिकम्पोजिशन मतलब कम करना, मतलब दोनों का ही फंडा एक ही है। तो ये हमारे कैसे करते हैं, बेसिकली ये हमारे क्या करते हैं, एमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन को अपने अंदर से एमिट करते हैं, रेज को बाहर निकालते हैं और खुद को स्टेबल बना लेते हैं। तो इस तरीके से ये खुद को स्टेबल बनाते हैं। बाकी ये हमारे जो होते हैं, ये रेडिएशन बेसिकली न्यूक्लियाई की जो मतलब न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई होता है उसके अंदर से एमिट करते हैं। बाकी हमारे अल्फा बीटा गामा जो होता है उस रेज से भी हमारे एमिट करते हैं। तो ये जो अल्फा बीटा गामा होता है ये हमारे वेरियस टाइप ऑफ रेडिएशंस होते हैं, मतलब कि मोस्ट कॉमनली हमारे होते हैं, जो कि हमारे क्या करते हैं, एमिशन, मतलब इनके थ्रू भी हमारे होता है एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, अब ये इसमें एक चीज़ ये हम याद कर सकते हैं कि अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील्स विद रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर नोन एज रेडियो फार्मेसी। वैसे ही कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि डिफाइन द रेडियो फार्मेसी, तो ये इसकी डेफिनेशन ही अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं। यानी कि ये हमारी एक ब्रांच ऑफ फार्मेसी है जिसमें हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या फिर रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में बात करते हैं, उस चीज़ को हम यहाँ पे रेडियो फार्मेसी बोल देते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जो कि हमारा आ जाता है टॉपिक रेडिएशन, जिसमें हमारे जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जिस रेडिएशन को यहाँ पे एमिट करते हैं। अब ये वाले मतलब कि जो हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं इसमें रेडिएशन में, तो इनको किस चीज़ का सहारा चाहिए, मीडियम या फिर स्पेस का सहारा चाहिए। तो ये जो हमारे रेडिएशंस होते हैं इनको भी कोई ना कोई मीडियम या फिर स्पेस चाहिए होता है, और ऐसे हमारे और भी सब्सटेंस है जो इन रेस को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसी चीज़ को यहाँ पे टेस्ट करने के लिए यहाँ पे ये जो आप लोग को ये डायग्राम दिख रहा है, इसी से हम इसको समझेंगे और यही हमारा यूज़ होता है। तो यहाँ पे एक लगाई गई फोटोग्राफिक प्लेट्स और यहाँ पे रखा गया हमारा एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जो बेसिकली क्या कर रहा है, रेडिएशन को यहाँ पे एमिट कर रहा है। तो ये जो हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो एरो आप लोग को दिख रहा है, ये हमारा क्या कर रहा है, रेडिएशन को यहाँ पे एमिट कर रहा है, और यहाँ पे जो फोटोग्राफिक प्लेट्स है इस रेडिएशन या फिर रेस को ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि कोई चीज़ यहाँ पे है जो इस रेडिएशन या फिर रेस को यहाँ पे क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो हमारे जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है यहाँ पे रेस को क्या कर रही है, एमिट कर रही है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मतलब कि ये जो हमारे यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट्स है या फिर कोई चीज़ है जो कि हमारी इन रेस को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रही है, तो हम समझ सकते हैं कि जो हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है यहाँ पे रेस को एमिट कर रहा है। और अगर ये सब्सटेंस यहाँ पे रेडिएशन या फिर रेस को एमिट ना करता, ठीक है, अपने अंदर से बाहर ना निकालता, तो हम समझ सकते थे कि ये हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं है। तो ये तो हमने पता लगा लिया कि हमारा ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, क्योंकि हमारी ये रेस को यहाँ पे एमिट कर रहा है और ये फोटोग्राफिक प्लेट जो है ये इन रेस को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रही है। अब हमको यहाँ पे पता लगाना है कि जो रेज हैं ये हमारी अल्फा है, बीटा है कि गामा है। तो यहाँ पे हम दो इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करते हैं। एक तरफ हम लगाते हैं नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड और यहाँ पे एक हम लगा देते हैं पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड, और ये ऊपर है, ये हमारी है फोटोग्राफिक प्लेट्स जो कि इन रेस को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। जब यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यहाँ पे हमने लगाया तो ये इसने क्या किया, रेडिएशन को एमिट करना शुरू किया। तो जब यहाँ से रेडिएशन एमिट हुआ तो कुछ सब्सटेंस यहाँ पे हमारे इस तरफ चले गए नेगेटिव, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और कुछ सब्सटेंस यहाँ पे हमारे इधर चले गए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। यानी कि कुछ रेज इधर गई और कुछ रेज इधर चली गई, कुछ रेडिएशन यहाँ पे हमारी एकदम सीधी चली गई। जो इधर रेज मतलब मुड़ी हैं तो इनको हम बोल देते हैं यहाँ पे अल्फा रेज, क्योंकि ये हमारा अल्फा जो होता है ये हमारा होता है यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे हमारा लगा हुआ है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये वाली रेज जो मुड़ती हैं इधर की तरफ तो इनको हम कह देते हैं, अगर नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ये मुड़ी हैं तो इट मीन्स ये हमारी अल्फा रेज है। और अगर जो ये रेज मतलब कि इधर तरफ की मुड़ती हैं तो इनको हम कहते हैं, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मुड़ती हैं तो इनको हम कह देते हैं यहाँ पे बीटा रेज, क्योंकि जो बीटा रेज होती हैं ये हमारी नेगेटिव चार्ज की होती हैं। और जो रेज यहाँ पे एकदम सीधा चली गई यानी कि फोटोग्राफिक प्लेट्स में आ जाके एब्जॉर्ब हो गई, इनको हमने नाम दे दिया गामा रेज। अब जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव तो हो गया, लेकिन यहाँ पे जो बचा हुआ क्या है, न्यूट्रल है, तो इन रेज को हमने दे दिया नाम न्यूट्रल, मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो इस तरीके से सिंपल मेथड से हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि हमारी यहाँ पे कौन सी रेज क्या कहलाएगी, मतलब कि हमारी कौन सी रेज अल्फा है, कौन सी रेज बीटा है और कौन सी रेज गामा है। तो अगर आप लोग चाहें तो ये मतलब कि ये जो डायग्राम है आप लोग एग्जाम में मतलब समझाने के लिए बना के आ सकते हैं। और अगर जैसे कि अल्फा बीटा गामा के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछ लिया जाए तो ये आप लोग इसको बना के आ सकते हैं, तो आप लोग अच्छे खासे मार्क्स भी गेन हो जाएंगे। तो ये तो सिंपल सा इसका मेथड हो गया कि मतलब कि कैसे जो हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ये कैसे रेडिएशन को एमिट कर रहे हैं और ये कहाँ जाके एब्जॉर्ब हो रहे हैं। और हम ये भी पता लगा लिए कि यहाँ पे कौन सी रेज हमारी अल्फा है, कौन सी बीटा और कौन सी गामा। अब चलिए यहाँ पे हम इन तीन अल्फा बीटा गामा के बारे में, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं। और एग्जाम में कभी कभी डिफरेंसेस के रूप में भी पूछ लेते हैं, यानी कि डिफरेंशिएट बिटवीन अल्फा बीटा गामा रेज। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझ के पढ़िएगा।
तो पहला अगर हम बात करें यहाँ पे अल्फा रेस के बारे में, तो इसको हम इस तरीके से अल्फा रेस को यहाँ पे हम डिनोट करते हैं। तो पहली पॉइंट यहाँ पे आ जाती है, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड हैवी, यानी कि हमारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, इनमें हमारा प्लस का साइन होता है और इन पे जो मतलब कि 2 यूनिट का चार्ज होता है। जैसे कि ये हमारा अल्फा और 2 पॉजिटिव, तो इन पे क्या होता है, 2 यूनिट का चार्ज होता है। अब ये हमारे थोड़ी सी मतलब वजन होते हैं, यानी कि हैवी होते हैं, इसीलिए जो इनकी लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होती है। अब लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब है, मान लीजिए यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ से अगर रेस जब पास हुई तो ये डायरेक्टली इधर मुड़ जाता है, मतलब कि ये थोड़ा दूर मतलब इधर थोड़ा आगे चल के मुड़ता है, लेकिन ये हमारा तुरंत इधर से मुड़ जाता है। तो इसीलिए इसकी जो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा हैवी कहलाते हैं और इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा लीस्ट होती है। तो यानी कि अगर इन रेस को अगर हम अपनी बॉडी पे डालते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या करता है, आधा या फिर 1 सेंटीमीटर तक हमारी बॉडी में मतलब कि उसको पेनिट्रेट कर सकता है, उससे ज़्यादा ये पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। तो इसीलिए इसमें जो हमारे मतलब कि जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस होती हैं उसमें ज़्यादा ये हमारे काम नहीं आ पाते हैं, बिकॉज इनमें मतलब ये थोड़ा सा हैवी भी होते हैं और उनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है काफ़ी ज़्यादा लीस्ट होती है, तो ये अच्छे से काम अपना नहीं दिखा पाते हैं। और ये हमारे जो अल्फ़ा रेज़ हैं ये हमारे हीलियम के इक्विवेलेंट होता है, मतलब कि ये जैसे कि जो हीलियम का यहाँ पे जैसे कि हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटॉमिक नंबर होता है, यहाँ पे हीलियम यहाँ पे 4 इसका एटॉमिक मास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसके इस एटम के ये हमारे इक्विवेलेंट होता है अल्फ़ा रेज़, यानी कि कोई भी हमारा अल्फ़ा पार्टिकल होता है इज इक्विवेलेंट टू दी हीलियम एटम्स। इसके अलावा ये हाईली एनर्जेटिक होते हैं, मतलब ये हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी पाई जाती है, लगभग कि इसमें 4 MeV एनर्जी पाई जाती है। तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पे अल्फ़ा रेस के बारे में। अब चलिए यहाँ पे हम बीटा रेस के बारे में भी देख लेते हैं। तो जब हम यहाँ पे सेकेंडली बीटा रेस के बारे में बात करें, तो ये हमारे इसका जो मतलब कि ये हमारे डिनोट करता है बीटा, ये इसका बीटा का साइन होता है और ये रेस, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली मोस्टली नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो इसको हम न्यूट्रॉन भी बोल सकते हैं, बाकी हमारा इलेक्ट्रॉन के बराबर, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि सेकंड पॉइंट में देखें तो ये हमारे जो बीटा रेज होते हैं ये रेयरली मतलब थोड़े बहुत से हमारे पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं। ऐसे तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो हमारा बीटा है ये हमारा नेगेटिव चार्ज है इस पर, लेकिन ये हमारे बहुत ही कम मात्रा में, मतलब कि बहुत ही माइन्यूट रेयरली हमारे पॉजिटिवली चार्ज पाए जाते हैं। अगर रेयरली अगर पॉजिटिवली चार्ज निकल आते हैं तो इनको हम यहाँ पे पॉजिट्रॉन भी बोल देते हैं। बाकी इनकी हमारी ग्रेट पेनिट्रेटिंग पावर होती है अल्फा रेस से, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं, इसका जो मास होता है वो हमारे इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। अब ये हमारा इसका एग्जाम्पल आ जाता है। अब एग्जाम्पल में देखें तो मान लो यहाँ पे ये हमारा जो कार्बन है वो हमारा इसका जो एटॉमिक मास है वो 14 है, एटॉमिक नंबर इसका 6 है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये हमारा क्या है, एक तरीके से अनस्टेबल है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, जब ये एमिशन मतलब जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ये हमारा जब एमिशन करता है तो यहाँ पे एक बीटा रेस को यहाँ पे निकाल देता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो मतलब कि 6 है, तो यहाँ पे हमारे जो एटॉमिक नंबर है एक यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 7 से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाता है। तो ये हो जाता है इसका एक एग्जाम्पल, आप लोग बीटा रेस का लिख के आ सकते हैं। और इसमें मतलब कि जो मैक्सिमम एनर्जी पाई जाती है वो सिर्फ हमारी मैक्सिमम टू मिनिमम टू मैक्सिमम 1.5 MeV पाई जाती है, ठीक है। ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है अल्फ़ा रेस के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा हो जाता है बीटा रेस के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमारी तीसरी रेस आ जाती है लास्ट, जो कि हमारे यहाँ पे गामा रेडिएशंस, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं गामा रेस। तो जो गामा रेडिएशन होती है हमारे जो एक्स रेडिएशंस होती हैं फिर एक्स रेज होती हैं, ठीक है, उनके हमारे सिमिलर होती हैं। बाकी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, इसीलिए इनमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये हमारे एक तरीके से न्यूट्रल होते हैं। बाकी इसकी पेनिट्रेटिंग पावर देखी जाए तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसकी पेनिट्रेटिंग पावर एकदम सीधी गई है, यानी कि फोटोग्राफिक प्लेट्स में जाके तुरंत ही एब्जॉर्ब हो गई है, ठीक है, डायरेक्टली सीधी गई है। तो इसीलिए गामा रेस की जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है हमारे अल्फा रेज एंड बीटा रेज से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि ये हमारे ट्रैवल करते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट में। बाकी गामा पार्टिकल रेस की जो मतलब एनर्जी होती है काफ़ी ज़्यादा हाईली होती है, मतलब हाईली एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, लाइक कि टिपिकली 2 MeV होती है। और यही जो हमारी गामा रेज होती हैं बहुत ज़्यादा हमारी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस पे इस्तेमाल की जाती हैं। तो अब इन रेडिएशन के एप्लीकेशन के बारे में बात करें जो आगे आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो ये रेडिएशन जो होती हैं ये बेसिकली हमारी डायग्नोस्टिक पर्पस में काफ़ी काम आती हैं, जैसे कि एक्सरेज वगैरह हो गए जिससे हम डायग्नोस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारे स्टेलाइजेशन में काफ़ी काम आती हैं। स्टेलाइजेशन में मतलब कि जो बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स वगैरह होते हैं उनको मारने में हमारा काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है।
यानी कि अगर कहीं भी बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, माइक्रोब वगैरह चिपके हैं तो अगर वहाँ पे रेज़ मार देंगे, फिर रेडिएशन मार देंगे तो वहाँ हमारा अच्छे से स्टेलाइज़ हो जाता है और साफ़-सुथरा हो जाता है। बाकी ये जो रेडिएशंस होते हैं कई जगह हमारे इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, लाइक स्पेस लेबोरेटरीज़ वगैरह में। और जो मतलब कि एयर पॉल्यूशन वगैरह होता है उसको भी हमारा यूटिलाइज़ करता है। तो ये हो जाती हैं इसकी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी की यूनिट्स के बारे में। तो ये वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर क्या पता 2 मार्क्स में आ जाए तो ये आप लोग को थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो पहले यहाँ पे आ जाती है हमारी क्यूरी, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे डिनोट करते हैं स्मॉल सी एंड स्मॉल आई, ठीक है। तो ये हमारी काफ़ी ज़्यादा कन्वेंशनल यूनिट होती है जो काफ़ी टाइम से इस्तेमाल की जा रही है। और यहाँ पे जो एक मतलब कि 1 क्यूरी का मतलब होता है 3.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 10 डीपीएस और 37 ट्रिलियन डीके BQ। तो ये तो हो जाता है क्यूरी के बारे में। अब यहाँ पे हम सेकंड बात कर लें बैक्यूरेल के बारे में, ठीक है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में BQ से जानते हैं। अब इसकी हमारा 1 BQ जो होता है ये हमारा 2.703 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -11, ठीक है। और ये हमारा किसके बराबर होता है, ये हमारा होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो ये बैक्यूरेल है ये हमारी एक तरीके की SI यूनिट है। और अगर इसी चीज़ को हम यहाँ पे उल्टा कर देते हैं तो ये हमारा इधर आ जाता है, ठीक है। बाकी ये चीज़ आप लोग को थोड़ा सा रट्टा ही मारने वाली है क्योंकि इसमें थोड़ा सा मतलब ऐसे फॉर्मूला वगैरह में दिया गया है तो इसको आप लोग रट ही सकते हैं। बाकी हमारा थर्ड आ जाता है हमारे यहाँ पे रॉन्टिगन, ठीक है। इसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ये हमारी एक टाइप की इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, ठीक है। इसको हम 1R इज इक्वल टू 2.58 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -4 सी केजी इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी होता है ये हमारा होता है कूलम, ठीक। बाकी और भी होती हैं बट यहाँ पे मैंने 3 ही लिखी हैं क्योंकि ये दो जो हमारी क्यूरी एंड बैक्यूरेल ये हमारी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो जाती है यूनिट्स और रेडियो एक्टिविटी के बारे में। अब हम यहाँ पे बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि हमारा है मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, जो हमारा एग्जाम में भी कई बार देखने को मिलता है और ये हमारा 7 या फिर 10 मार्क्स में पूछा जाता है। तो मान लो यहाँ पे ये ऐसा होता है कि मान लो जैसे कोई भी हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो वो जो मतलब रेडिएशन एमिट जो कर रहा है उस चीज़ को हम यहाँ पे मतलब कि मेज़र करते हैं। जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो रेडिएशन को या फिर रेज को एमिट कर रहा है उसी रेज या फिर रेडिएशन को यहाँ पे हम मेज़र करते हैं थ्रू दी मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। एक्चुअल में उसमें हम जानेंगे ना कि अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो वो रेज को निकालेगा, ठीक है। अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं है तो वो रेज को एमिट नहीं करेगा। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे जानते हैं या फिर मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं द रेडियो एक्टिविटी ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा कैन बी मेजर्ड बाय वेरियस टेक्निक्स, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी टेक्निक्स है जो कि जिनका हम यूज़ करके अल्फा बीटा गामा रेज को यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। तो पहला यहाँ पे आ जाता है टेक्निक आयोनाइजेशन चैम्बर, सेकेंड है डीजर मलर काउंटर एंड थर्ड है डिस्टिलेशन काउंटर, ठीक है। तो चलिए इन्हीं तीनों मेथड्स के बारे में यहाँ पे हम ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं। और यही मेनली ये जो तीनों टेक्निक्स हैं यही हमारी मेनली इनका वर्क यही होता है कि हमारे डिटेक्ट करते हैं कि ये हमारे रेडिएशन निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे हैं, उसी चीज़ को हमारे काउंट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे आयोनाइजेशन चैम्बर के बारे में। तो अब एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे मैंने डायग्राम वगैरह सब मतलब बना रखा है, इस चीज़ से मैं आप लोगों को समझा दूंगी। अगर मतलब कि जो बाकी की यहाँ पे जो कहानी वगैरह है ये आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं बाकी नोट्स वगैरह में, तो आप लोग को ये सारी चीज़ें मिल ही जाएंगी। बाकी डायग्राम से अगर आप लोग समझ जाएंगे तो खुद के वर्ड्स में भी इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब मेन चीज़ क्या है यहाँ पे डायग्राम है, अगर डायग्राम समझ में आ गया तो जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो अपने आप भी आप लोग लिख सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं आयोनाइजेशन चैम्बर के बारे में तो ये जो पूरा आप लोग को दिख रहा होगा इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन चैम्बर, ठीक है। इसके अंदर हमारा क्या फील होती है, हवा भरी होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई मीडियम तुमको चाहिए ना, तो यहाँ पे ये क्या फील होता है, यहाँ पे जो मीडियम इसको हम मीडियम भी कह सकते हैं, इस एयर को हम यहाँ पे मीडियम कह सकते हैं। और इधर हमारी लगी होती हैं 2 इलेक्ट्रॉड, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव इलेक्ट्रॉड। यानी कि ये वाली जो इलेक्ट्रॉड है हमारी एनोड है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, ये वाली जो इलेक्ट्रॉड है हमारी कैथोड यानी कि नेगेटिव चार्ज है। अब ये होता है कि ये जो हमारे पूरे इलेक्ट्रॉड है यानी कि जो कैथोड एनोड ये सारे जो इलेक्ट्रॉड है ये हमारे करंट से जनरेट होते हैं। तो ये हमारा होता है बैटरी, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे एमीटर लगा होता है। तो फंडा क्या यहाँ पे होता है, तो मान लीजिए जब ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉड जो है ये जब ये आपस में नहीं मिलेंगे तो यहाँ पे जो हमारा पाथवे होता है वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है। यानी कि जब ये आपस में जुड़ेंगे मतलब कि मिलेंगे तभी तो हमारा जो पूरा का पूरा जो सर्किट होगा वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, तभी तो यहाँ पे हमारा जो करंट होगा वो हमको शो होगा या फिर जनरेट होगा। तो यहाँ पे जैसे ही मतलब कि हम जब रेडिएशन को इस चैम्बर में जब हम पास करते हैं आयोनाइजेशन चैम्बर में तो यहाँ पे हमारी क्या है, एयर है। तो ये जो हमारी एयर होती है वो ये हमारे हो जाती है आयोनाइज्ड।
और उस वजह से जो हमारी रेडिएशन होती है वो हमारी पॉजिटिव एंड नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। और आप लोग को पता है कि जो हमारी अल्फ़ा रेज़ जो होती है वो हमारी होती है पॉजिटिव, और जो बीटा रेज़ होती है वो हमारी यहाँ पे नेगेटिव होती हैं। जैसे ही यहाँ पे हमारी रेडिएशन में जो हमारी मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप होता है, तो हमारे यहाँ जो नेगेटिव चार्ज होता है वो हमारा जाता है एनोड की तरफ यानी कि पॉजिटिव की तरफ, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमारा जाता है कैथोड की तरफ यानी कि नेगेटिव की तरफ। और उस टाइम पे जब यहाँ पे चार्ज का मूवमेंट होता है तो वहाँ पे हल्का फुल्का जो करंट होता है वो हमारे यहाँ पे जनरेट होने लगता है। और जैसे जैसे यहाँ पे हम रेडिएशन को डालते हैं, रेडिएशन को हम पास करते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ पे करंट यहाँ पे फ्लो करने लगेगा और वो चीज़ हमारे यहाँ पे एमीटर में शो करने लगेगी। अगर मान लो जैसे कोई भी सब्सटेंस या फिर कोई भी रेडिएशन अगर यहाँ पे यानी कि हमारा कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी रेडिएशन यहाँ पे जो हमने आयोनाइजेशन चैम्बर में पास किया और वो हमारे यहाँ पे जब करंट जनरेट अगर हो जाता है तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पे हमारी जो रेडिएशन है वो प्रेजेंट है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर करंट यहाँ पे पास नहीं होता है तो इट मीन्स यहाँ पे रेडिएशन नहीं है। यही सिंपल सा फंडा होता है यहाँ पे आयोनाइजेशन चैम्बर का। अब यहाँ पे आयोनाइजेशन नाम इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो हमारी एयर होती है वो रेडिएशन के पास होने की वजह से यहाँ पे जब रेडिएशन डालते हैं तो जो एयर होती है वो हमारी आयोनाइज्ड हो जाती है, क्योंकि जो हमारी एयर जब यहाँ पे मीडियम जो एयर है वो पूरा का पूरा जब यहाँ पे आयोनाइज्ड हो जाएगा तो इसी चैम्बर का नाम यहाँ पे आयोनाइजेशन रख दिया जाता है। तो जब यहाँ जो कि हमारे यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस में यहाँ पे टूट जाती है और जो कि हमारे यहाँ पे करंट को पास करती है, तो यही हमारे इसको हम कह देते हैं कि यहाँ पे हमारे जो रेडिएशन है वो यहाँ पे हमारी प्रेजेंट है। बाकी हमारे इस आयोनाइजेशन चैम्बर में एक डोजीमीटर भी होता है, यानी कि जो डोजीमीटर होता है ये हमारा मेज़र करता है कि यहाँ पे कितना करंट यहाँ पे हमारा प्रेजेंट है या फिर फ्लो कर रहा है। यहाँ पे सिंपल सा फंडा होता है कि यहाँ पे रेडिएशन हम डाल रहे हैं आयोनाइजेशन चैम्बर में, यहाँ पे हमारा करंट जनरेट हो रहा है, रेडिएशन बार बार इसमें जा रही है, हमारा जो करंट है वो जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है, तो हमारा करंट जितना ज़्यादा यहाँ पे बनेगा यानी कि फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा ही हमारी यहाँ पे रेडिएशन होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा रेडिएशन, तो इन ये दोनों अगर जब मतलब दोनों ही ज़्यादा होंगे तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। ठीक है, तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो ये हमारी यही, और इसी से हम कैलकुलेट करते हैं अपने रेडिएशन की इंटेंसिटी को, यानी कि कितने अमाउंट में हमारी जो रेडिएशन है वो प्रेजेंट है। तो ये सिंपल सा फंडा है यहाँ पे हमारा पूरा आयोनाइजेशन चैम्बर के बारे में, और इसकी जो कंप्लीट चीज़ें मैंने बताई हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग को नोट्स में मिल जाएंगी, उसके लिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो पहले तो हमारी टेक्निक हो गई आयोनाइजेशन चैम्बर। ठीक, अब यहाँ पे सेकेंड टेक्निक आती है गीजर मुलर काउंटर। तो चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। तो इसका भी हम डायग्राम से ही समझ लेते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का आप लोग को यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा आप लोग ये समझिए कि ये जो मतलब कि गीजर मुलर काउंटर है ये हमारे बेसिकली अल्फा एंड बीटा के जो उनके पार्टिकल्स को ये हमारे डिटेक्ट करने में काम आता है। और इसमें ये होता है कि हमारा ये पूरा सिलेंड्रिकल फॉर्म में बना होता है। आप लोग इसको देख सकते हैं कि हमारा सिलेंड्रिकल फॉर्म में ये बना है। अब जो ये पूरा का पूरा यहाँ पे सिलेंड्रिकल फॉर्म में बना हुआ है, तो ये वाली जो जगह होती है पूरी, इसको हम कह देते हैं यहाँ पे कैथोड, यानी कि कैथोड जो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि ये जो पूरा एरिया होता है ये हमारा होता है नेगेटिव चार्ज वाला। अब यहाँ पे आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज वाला यानी कि कैथोड है तो यहाँ पे हमारा कुछ पॉजिटिव चार्ज वाला भी होना चाहिए। तो यहाँ पे एक वायर हमारे यहाँ से लगा हुआ होता है जिसको हम यहाँ पे कह देते हैं एनोड, यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाला। ये हमारा हो जाता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और ये हमारा हो जाता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो अब यहाँ पे इसका पूरा सा हम यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो ये यहाँ से पूरा का पूरा, यहाँ से ये नीचे से और ये ऊपर से जो अटैच है यहाँ पे, ये हमारा पूरा है यहाँ पे कैथोड यानी कि नेगेटिव चार्ज वाला, और ये वाली जो आप लोग को वायर दिख रही है ये हमारी हो जाती है यहाँ पे एनोड यानी कि पॉजिटिव चार्ज। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो एनोड है यहाँ से हमारा आया हुआ है और यहाँ तक यहाँ से हमारा अटैच होता है, और यहाँ पे हमने 1000 वोल्ट का यहाँ पे करंट दे रखा है जो कि इसको मेंटेन करने का काम करता है, मतलब कितना हमने यहाँ पे फिक्स कर रखा है। तो ये यहाँ से हमारा पूरा अटैच होता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा सर्किट यहाँ पे बन जाता है, और ये हमारे यहाँ पे एम्पलीफायर एंड काउंटर यहाँ पे होता है। ठीक है, और यहाँ पे 1000 वोल्ट का सर्किट होता है जो कि हमारे पूरे इसको मेंटेन करने का काम करता है। जो ये हमारा इधर वाला साइड होता है इसको हम कहते हैं माइका विंडो, जो यहाँ पे क्या करता है रेडिएशन को यहाँ से हमारी एंटर होगी। अब ये जो हमारा पूरा सिलेंड्रिकल शेप का बना हुआ है इसमें हमने यहाँ पे फिल कर रखी है आर्गन गैस। जैसे कि हमने पिछले वाले में पढ़ा था उसमें हमारी एयर फिल थी, लेकिन यहाँ पे हमारी फिल होगी आर्गन गैस। अब जैसे यहाँ पे हम यहाँ से हम अपने मतलब कि जो हमारी रेडिएशन है उसको जब हम यहाँ पे एंटर कराते हैं तो आप लोग को पता है कि हमारी जो रेडिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो हमारी क्या करती है, डायरेक्ट इस आर्गन गैस को क्या करती है, आयोनाइज या फिर डिसोसिएट कर देती है। अब जैसे ही जो रेडिएशन आर्गन को यहाँ पे क्या करता है, डिसोसिएट करता है, तो जो हमारा आर्गन है ये हमारा यहाँ पे डिसोसिएट हो जाता है AR पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव में।
यानी कि एयर पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में ये हमारी आर्गन जो है ये हमारा डिसोसिएट हो जाता है। अब जब आप लोग को पता है कि जब ये यहाँ पर डिसोसिएट होगा तो ये हमारे इसमें पूरे में बिखर जाती है। अब जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारा जो AR है ये हमारा पॉजिटिव है और ई नेगेटिव है, ये हमारा ठीक है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो ये हमारा कैथोड इधर है, एनोड इधर है, यानी कि नेगेटिव इधर है, नेगेटिव चार्ज इधर है, पॉजिटिव चार्ज इधर है, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव वाला होगा वो हमारी कैथोड की तरफ आएगा, यानी कि नेगेटिव की तरफ जाएगा, और जो नेगेटिव वाला होगा वो हमारी पॉजिटिव की तरफ जाएगा, यानी कि एनोड की तरफ जाएगा। इस वायर की तरफ हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो जा रहा है, यानी कि हमारे पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और ये जो AR पॉजिटिव है ये हमारे कैथोड की तरफ जाएगी, क्योंकि ये पूरा एरिया जो है ये हमारे कैथोड का है। तो ये सारी चीज़ें जब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव करने लगे आपस में, तो यहाँ पे हमारा एक सर्किट फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा करंट होगा वो हमारे यहाँ पे फ्लो करने लगेगा। और यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है, जितना करंट फ्लो कर रहा है उसी चीज़ को यहाँ पे हम यहाँ पे हम मेज़र कर लेते हैं। और जितना ज़्यादा करंट यहाँ पे हमारा फ्लो होगा उतनी ज़्यादा हमारी रेडिएशन की इंटेंसिटी मानी जाएगी। इसी तरीके से हम यहाँ पे पता लगाते हैं कि हमारी कौन सी रेडिएशन अल्फ़ा है, कौन सी रेडिएशन बीटा है, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा का यहाँ पे हम पता लगाते हैं। अब आप लोग को यहाँ पे कुछ ध्यान देना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे आर्गन गैस भरी हुई थी इस पूरे सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ठीक है, वो हमारी यहाँ पे लो प्रेशर में होनी चाहिए, यानी कि अराउंड 0.1 ATM के बराबर हमारी यहाँ पे होनी चाहिए, मतलब कि फील्ड होनी चाहिए। यहाँ पे हमारा 1000 वोल्ट्स होता है जो कि हमारे इलेक्ट्रॉड्स को यहाँ पे मेंटेन करने का काम करता है। बाकी यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो इसी रेडियो एक्टिविटी को यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी को यहाँ पे मेज़र कर लेते हैं, और यहाँ पे जो पर मिनट यानी कि 1 मिनट में यहाँ पे जितनी इंटेंसिटी हमारी देखने को मिलती है हमको, मतलब कि यहाँ पे हमारा एक पल्स लगा होता है जिसमें 1 मिनट में यहाँ पे की इंटेंसिटी कितनी तेज़ थी, मतलब उसको मेज़र करता है 1 मिनट में इंटेंसिटी कितनी तेज़ है। तो मतलब कि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जितने ज़्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ज़्यादा हमारे यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा होगा। तो यही हमारा सिंपल सा था गीज़र मुलर काउंटर के बारे में। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। बाकी जो चीज़ मैंने यहाँ पे समझाई है वो सारी चीज़ें यहाँ पे टेक्निकल टर्म में लिखी हुई है, तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइए, नोट्स में आप लोग को ये सारी चीज़ें मेंशन हो जाएंगी। अब यहाँ पे थर्ड हमारा आ जाता है सेंटिलेशन काउंटर वाला। तो चलिए इसको भी हम डायग्राम के थ्रू ही समझ लेते हैं। वैसे तो मतलब तीनों ही इंपॉर्टेंट, लेकिन ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे गीज़र मुलर वाला था ये हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ठीक है। कई बार आता है जैसे ज़्यादा आ रहा है तो तीनों के बारे में लिख सकते हैं, अगर 10 मार्क्स में आ रहा है, बाकी अगर 7 या फिर 5 मार्क्स में आ रहा है तो आप गीज़र मुलर वाला लिख देंगे तो वो सफिशिएंट रहेगा। अब यहाँ पे हम थर्ड सेंटिलेशन के बारे में बात करें तो इसका यहाँ पे आप लोग को पूरा का पूरा यहाँ पे इसका इंस्ट्रूमेंट दिख जाएगा। अब इसकी खासियत क्या होती है, जो हमारा ये सेंटिलेशन काउंटर होता है ये बेसिकली डिटेक्ट करता है यहाँ पे फ्लैश को, यानी कि जो फ्लैश या फिर सेंटिलेशन ऑफ लाइट होती है उसको यहाँ पे डिटेक्ट करने का काम करता है। इसी का ये मेन काम होता है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है कोई चीज़ उसको यहाँ पे ये डिटेक्ट करने का काम करता है। अब इसमें कहानी ये होती है कि यहाँ पे मतलब कि एक चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब। तो अब यहाँ से हम समझते हैं डायग्राम से कि ये हमारा जो पूरा पार्ट होता है इसको हम कहते हैं सेंटिलेशन क्रिस्टल पार्टिकल, ठीक है। इसको हम पूरा कह देते हैं सेंटिलेशन क्रिस्टल, ठीक है। और ये हमारे यहाँ पे लगा होता है इसके नीचे फोटो कैथोड। तो यहाँ से जब रेडिएशन आएगी तो इसी फोटो कैथोड में एब्जॉर्ब होती है, और ये हमारे यहाँ पे लगे होते हैं एनोड जो कि हमारे पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। ये जो फोटो कैथोड है ये हमारा होता है नेगेटिव चार्ज वाला। अब जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो यहाँ पे एनोड है वो हमारे मल्टीपल्स में लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस मल्टीपल्स एनोड को यहाँ पे हम कह देते हैं डायनोड्स, और उसके नीचे यहाँ पे लगा होता है आउटपुट पल्स जो कि हमारे एक तरीके काउंटर है जो कि हमारी जैसे कि कितनी भी 1 मिनट में कितनी इंटेंसिटी है उस चीज़ को यहाँ पे चेक करता है, यानी कि काउंट करता है। तो अब सिंपल सा फंडा ये होता है कि यहाँ से जैसे ही रेडिएशन आती है वो हमारी सेंटिलेशन क्रिस्टल से होके यहाँ पे हमारी चली जाती है फोटो कैथोड में। अब यहाँ के बाद ये जो रेडिएशन होती है यहाँ पे आती है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद ये हमारी इसको मल्टीप्लाई करते हैं रेडिएशन को, जैसे कि एक रेडिएशन यहाँ पे आई, एक रेज यहाँ पे आई, तो यहाँ पे 1 से 2 या 4, 2 चली गई इधर, 4 चली गई इधर, 4 से 6 चली गई, 6 से 8 चली गई, 8 से 10 चली गई, 10 से 12, ऐसे करके ही हमारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ऐसे ही जो रेडिएशन होती है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाती है, और यहाँ पे जो छोटा सा आउटपुट हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, और इसी पल्स के थ्रू इसको हम क्या करते हैं, मेज़र कर लेते हैं। तो ये बेसिकली हम उनके लिए यूज़ करते हैं जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें रेडिएशन बहुत कम होती है, या फिर जो बहुत ही कम रेडिएशन को एमिट करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मेथड होता है जिससे हम मेज़र कर सकते हैं कि किस सब्सटेंस में कितनी एमिटिंग मतलब कि कितनी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है। तो आउटपुट पल्स के थ्रू इसको हम मेज़र कर लेते हैं। यहाँ पे जितनी ज़्यादा यहाँ पे मतलब कि हमारा आउटपुट हमको देखने को मिलेगा उसी को यहाँ पे मेज़र कर लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को, ठीक है।
तो ये हो जाता है इसका सिंपल सा फंडा है, वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग को ये देखना है कि तीनों में डिफरेंसेस क्या हैं और कौन सी रेडिएशन कितना एमिट कर रही है और कौन से कितना में करंट क्या मतलब कितना करंट किस में फ्लो हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा करंट फ्लो होगा ज़्यादा इंटेंसिटी देखने को मिलेगी रेडिएशन की। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये तीनों मेथड के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है आप लोग कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अब इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोग को बहुत ही जल्द मिल जाएगा, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों को। तो हम नेक्स्ट पार्ट में ये हमारा जो मतलब कि यूनिट 5th होगी हमारी पूरी कवर हो जाएगी। ठीक है, और हमारा जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आज की वीडियो में अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग को एक काम मैं दे रही हूँ कि आप लोग को रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की एक प्रॉपर डेफिनेशन कॉमेंट सेक्शन में लिख के बतानी है। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।